हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्री मिड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है वो आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, आपका चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके पास आपकी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं। होप सो आपने वो सभी अच्छे से देखे होंगे और आपके वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हमें उससे आगे की वीडियो डिस्कस करनी है, उससे आगे के जो टॉपिक हैं आपको वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका क्या लॉस है, उसके क्या कानून है, क्या नियम है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DMU भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, और मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको पता ही चल गई होगी, है ना, उपयोगिता, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता जो हम यूज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि जब हमारी जो हम अपनी उपयोगिता, जो हमारी यूटिलिटीज़ है, उसको हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स को हम किसी वस्तु की हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फ्रॉम ए सक्सेसिव यूनिट गोज डिक्रीजिंग, तो वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान के चलिए कोई एक छोटा बच्चा है और वो चॉकलेट की ज़िद कर रहा है ना, तो उसको चॉकलेट खानी है। आपने उसको 1 चॉकलेट दी, उसने बहुत अच्छे से खा ली, उसे अच्छी लगी। सेकंड दी तो उसे कम अच्छी लगी, खा ली उसने लेकिन उसको कम अच्छी लगी। और अगर आप उसको कहते हो कि आपको 10 चॉकलेट खानी है, तो वो खा नहीं पाएगा। उसकी जो खाने की क्षमता है, या उसे वो जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसको अच्छी भी नहीं लगेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी कॉमोडिटी की, किसी भी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कॉमोडिटी, कि कम जो हमारे सीमांत उपयोगिता है, जैसे जैसे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही वो यूनिट्स हमारी कम होनी शुरू हो जाएगी या वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ये आप एग्जाम्पल है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि भाई अगर हम किसी चीज़ को बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसको डिक्रीज़ भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल में आते थे, आप डेली रेगुलर पढ़ते थे, अब आपकी क्या हो गया, आपकी स्टडी भी कम हो गई, क्योंकि आप घर पर रह रहे हो, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना। तो फ़ोन अगर आप स्टडी के लिए यूज़ करोगे, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो बनी रहेगी, कि हमें इतना काम हम स्कूल में करते थे, इतना काम हमें घर पर भी करना है। क्लियर है? तो ये एवरी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें अपनी मोर एंड मोर यूनिट्स को, क्योंकि कंज्यूमर ही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, द लॉ ऑफ DMU ऑपरेट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस, इकोनॉमिस्ट कॉल दैम द अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ, कि भाई इसकी कुछ हमारी क्या है, DMU की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ मान्यताएं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये कार्य करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आती है यहाँ पर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मैनेजमेंट यानी कि हमें अपनी यूटिलिटी को एक मेजरमेंट करना है। ठीक है, सेकंड आती है हमारी मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनेटरी मेजरमेंट क्या हो गया, कि भाई हमारी जितनी भी हमारी उपयोगिता है, हम उसको किस तरह से मेज़र करें, हम उसको किस तरह से एक साथ रखें, कि भाई हमारी जो मॉनेटरी है, हमारी जो उपभोक्ता है, वो एक वस्तु को किस तरह से खरीद सकते हैं, यानी कि हमारी जो मेज़रमेंट करनी है हमें किसको, यूटिलिटी को करना है। सेकंड आता है हमारी कंजप्शंस ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। भाई जब कोई
अगर आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हो एक रीज़नेबल क्वांटिटी में, ठीक है, कि भाई हमारी रीज़नेबल क्वांटिटी क्या हो सकती है, हमारे पास प्राइस क्या है, तो आप उसको देखोगे कि भाई अगर मुझे वो चीज़ 100 की मिल रही है तो आप उसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हो और ईज़िली उसका रीज़नेबल प्राइस आपको लगेगा क्योंकि वो आपके बजट में है, तो तभी आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। जैसे अभी ऊपर बात करें, हमें कार्डिनल मेजरमेंट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो उपयोगिता है हम उसको किस तरह से मेज़र कर सकें। सेकंड आता है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि आपकी जो मौद्रिक माप है आप किस तरह से उसको मेज़र करोगे। थर्ड है आपका कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, आप एक रीज़नेबल क्वांटिटी लेकर चलोगे और उसमें आप उसको कंज्यूम करना सोचोगे, है ना। फोर्थ आता है आपका कंटिन्यूअस कंजप्शंस, यानी कि निरंतर खपत करना, कि भाई मुझे इस चीज़ को क्या करना है, कंजप्शंस करना है, कंटिन्यूअसली करना है। फिफ्थ आता है आपका फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, के हर चीज़ के जो भी आपको कंज्यूम करना है उसके प्राइस फिक्स्ड होंगे और उसकी इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि प्राइस के साथ ही इनकम डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, आप परचेज कर ला रहे हो तो आपको उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ ये इतना। अब हम एक टेबल के ज़रिए और एक ग्राफ के ज़रिए आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको देखना है, आपकी बुक में भी है ये यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम की यूनिट्स दे दी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी दे दी इन यूटिल्स की कितनी खपत की गई है, और मोर देन की मार्जिनल यूटिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब किसी पर्सन ने एक आइसक्रीम ली है और उसको यूटिल्स कितने मिल रहे हैं 20, सेकंड मतलब मार्जिनल यूटिलिटी भी उसकी कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड टाइम आइसक्रीम खाने पर यूटिल्स उसके 36 हो गए, और ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया वो, है ना। टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 36, लेकिन जो मोर देन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो ज़्यादा नहीं कर पाती है, वो घटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपने जब यूटिलिटी पढ़ी समझी होगी, यूटिलिटी की वीडियो भी देखी होगी आपने, तो उसमें भी यही था कि हम अगर टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती जाती है तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाएगी। टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, लेकिन हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चल जाएगी। जब आपने थर्ड आइसक्रीम लिया, आपको टोटल यूटिलिटी तो 46 हो गई, है ना, कुल उपयोगिता तो आपको 46 हो गई, लेकिन जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई 10 हो गई, क्योंकि ये क्या हो रही है यहाँ पर, ये डिक्रीज़ हो रही है। आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती हुई मिलेगी और टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। फोर्थ पर आ जाइए, फोर्थ पर आपकी टोटल यूटिलिटी 50 हो गई और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो गई, देखो कितनी डिक्रीज़ हो गई, है ना। फिफ्थ पर आ जाइए, फिफ्थ पर हमारी टोटल यूटिलिटी 50 ही है, लेकिन हमारी यहाँ पर क्या आ गए 0 हो गया। अब 0 क्यों हो गया, क्योंकि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना। 1 खा सकते हो, 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा ओवर नहीं खा सकते। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया कि नहीं, मोर एंड मोर ओवर हो गया अब, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो 0 हो गया। अब अगर 1 और ले ली आपने तो उसकी टोटल यूटिलिटी 44 हो गई, लेकिन वो क्या हो गया, वो माइनस में चला गया, ठीक है। तो कभी भी अगर ये सिचुएशन आती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जाती है, तो आपको यूनिट्स के अकॉर्डिंग टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती चली जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। अब आपको इसको एक ग्राफ के जरिए देखते हैं हम, हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। नीचे यहाँ पर यूनिट ऑफ आइसक्रीम आ गया, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। इधर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 20 16 12 8 4 माइनस, ठीक है। और इधर हमें अब ग्राफ देखना है, तो आप ग्राफ भी किस बेस पर बनाओगे, इसी बेस पर आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए ग्राफ देखते हैं। अब हमने सबसे पहले ए पर आ जाओ, 20 थी और 20, तो हमारा ए कहाँ पर शो कर रहा है 20 पर, ठीक है। ए कहाँ पर हमारा शो कर रहा है 20 पर, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है। उसके बाद 16 पर बी आ गया, उसके बाद हमारा 10 है ना, तो 8 से थोड़ा अबव अगर हम जाएंगे तो वो हमारा सी आ जाएगा, 10 आ गया। उसके बाद 4 पर हमारा क्या आ रहा है डी, ई हमारा कहाँ पर आएगा
ज़ीरो पर, देखो ये हमारा क्या आ गया ई, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो MU हो गया, और जो हमारा माइनस में जाएगा वो निगेटिव MU हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये हमने किस बेस पे बनाया, मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। MU का कर्व कैसा हो गया, वो डाउनवर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन विद ईच सक्सेसिव आइसक्रीम, क्योंकि वो क्या हुआ, वो डिक्रीज सेटिस्फेक्शन में चला गया, वो ज़्यादा सक्सेसिव सेटिस्फेक्शन में नहीं गया, किस में गया, डिक्रीज सेटिस्फेक्शन में गया। होप सो ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आपकी ये टेबल आपकी बुक में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा और इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपने वीडियो में सुना होगा, है ना। फिर भी हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जाइटिंग एक्सपेंडिचर। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम, वो ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करता है कि अगर कोई कंज्यूमर कोई भी एक चीज़ परचेज़ कर लेके आता है, भाई हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए, आप कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाते हो, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि भाई मेरे पास इतना बजट है और मेरी लिमिटेड इनकम इतनी है और मुझे इतनी इनकम में ये प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी आपकी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आप चाहोगे कि मुझे इतनी इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना। तो जो भी कोई प्रोडक्ट हम परचेज़ करने जाते हैं और वो लिमिटेड इनकम में हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होते हैं कि भाई हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिल गया और हम इससे सेटिस्फाई भी हैं, तो वो ही हमारा क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, उपभोक्ता संतुलन हो रहा है, कि यानी कि उपभोक्ता अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। क्लियर होगी बात। आप इसको इजी वे में इसी तरह से समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन, वह एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जब एक कंज्यूमर इज़ हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होता है विद लिमिटेड इनकम, हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जाइटिंग एक्सपेंडिचर, कि भाई उसे उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, उसकी लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंग वो अपना एक परचेज़, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर स्पेंड इज एंटायर इनकम ऑन ए सिंगल कॉमोडिटी। फर्स्ट है कि वो एक सिंगल कॉमोडिटी परचेज कर रहा हो, है ना, सिंगल कॉमोडिटी स्पेंड कर रहा हो। सेकंड इज कंज्यूमर स्पेंड इज एंटायर इनकम ऑन ए टू कॉमोडिटी, या फिर वो कोई टू कॉमोडिटी को स्पेंड कर रहा हो। क्लियर होगी। चलिए अब हम इन दोनों कंडीशंस को भी देखेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। अब बात किसकी करनी है, हमें सिंगल कॉमोडिटी की बात करनी है। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात सिंगल कॉमोडिटी पर की जाती है, ठीक है, अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कॉमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच ए क्वांटिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी विच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कि एक उपभोक्ता जो एक वस्तु को परचेज करता है ना, कि वो उस चीज़ को ख़रीद रहा है कि भाई जो हमने कोई भी एक प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है और वो उसी क्वांटिटी के बेस पर करेगा जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, है ना। तो यहाँ पर क्या आता है कि भाई जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं सिंगल कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग, वो उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम ऑफ द गिवन कॉमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। तो जो भी हमारे जितने भी हमारे कंज्यूमर होते हैं, यानी कि किसी उपभोक्ता द्वारा की गई यानी कोई भी वस्तु की खपत अगर यूनिट्स के अकॉर्डिंग की जाती है तो वो उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कि भाई अगर मुझे कोई एक प्रोडक्ट को परचेज़ करना है या सिंगल कॉमोडिटी परचेज़ करनी है तो वो उसके फैक्टर्स देखेगा कि उसके फैक्टर्स कितने हैं। तो किस पर डिपेंड करती है वो, कॉमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वो टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब वो टू फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। तो केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी क्या है कि भाई अगर हम कोई भी
कंज्यूमर किसी भी एक वस्तु को खरीदता है तो वह क्या हो गया, संतुलन पर होगा कि हाँ भाई उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जब वह उस वस्तु की इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में खरीद रहा है कि यानी कि वो उससे क्या है, वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाई, वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फाई है। अब ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है प्रोडक्ट की, कॉमोडिटी और कंज्यूमर की डिपेंड करती हैं टू फैक्टर्स पर, कि वो फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि आपको पता है, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हम उसकी प्राइस और क्वांटिटी पर देखते हैं कि भाई इतने प्राइस में हमें कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हमारी देखते हैं किस तरह से हमें टू फैक्टर्स में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट आता है आपका प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। क्लियर हो गई बात कि यहाँ पर क्या है हमारी फर्स्ट फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, कि हमें प्राइस दिया जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, की मार्जिनल यूटिलिटी किसमें है, मनी में है। तो इसकी जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ 1 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का आपका जो नीचे का फॉर्मूला आ रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आगे यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हमें 1 रुपये में हमें मनी में ट्रांसफ़र कर दिया वो। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्या होगी, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, कि हमें प्राइस को दिया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी एक टेबल दी हुई है सिंगल कॉमोडिटी की। यूनिट्स ऑफ एक्स दे दी 1 2 3 4 5 6, प्राइस दे दिया पी एक्स, है ना, 10, प्राइस हमारा सेम है। मार्जिनल यूटिलिटी दे दी कि आपने जब इतने प्राइस में इतनी, आपको अगर कोई भी एक प्रोडक्ट की बात कर ले हम, कि हमने टॉफ़ी ले ली है, अगर हमने यूनिट 1 ली है, प्राइस उसके 10 है, तो हम कितने सेटिस्फाई हुए, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई हमारी 20। 2 टाइम्स में ली है तो हमारे कितने प्राइस सेम रहा है, वही सेटिस्फैक्शन कम हो गया। 3 टाइम में ली है तो वो बिल्कुल क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। 4 टाइम में फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, 5 टाइम में फिर वो 0 पर आ गया, और 6 टाइम में वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हमें MUX निकालना है और इन दोनों को डिफरेंस देखना है, MUX एंड PX का। ठीक है, तो MUX निकालने के लिए हमें हमारी जो 1 यूटल्स है कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, 1 का हुआ, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी को। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20, डिवाइड बाय 1 20 आ गया, 16 डिवाइड बाय 1 16 आ गया, 10 डिवाइड बाय 1 10 आ गया, 4 डिवाइड बाय 1 4 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 हो गया, और -6 डिवाइडेड बाय 1 -6 हो गया। तो आपने इसको डिवाइड करके, क्योंकि 1 यूटल्स इज इक्वल टू ₹1, ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल गई, MUX निकल के आ गई। अब हमें डिफरेंस देखना है इनका, तो MUX हमारी ये हो गई और PX हमारा प्राइस हमें दिया ही हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, सब में से माइनस कर दिया। 20 - 10 इज इक्वल टू 10, 16 - 10 इज इक्वल टू 6, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, 4 - 10 इज इक्वल टू -6, 0 - 10 इज इक्वल टू -10, और -6 - 10 इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब आपको पता है कि जहाँ पर ये सब चीज़ें इक्वल हो जाएंगी वहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, MUX इज इक्वल टू PX, और यहाँ पर ऊपर क्या है हमारा, इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ऊपर कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन, कि कंज्यूमर ने जो चीज़ इंक्रीज़ करी है, जितना उसने कंज्यूम किया है वहाँ पर वो इंक्रीज़ हो रहा था, यानी कि वो सेटिस्फाई था। नीचे आके हमारा क्या हो गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से नीचे आकर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी मोर एंड मोर कंडीशंस ओवर हो गई थी कि हम इससे लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, तो ये टेबल क्लियर है आपकी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारा इसी का ग्राफ आ जाएगा, है ना। ग्राफ के लिए देखिए आप 1 2 3 4 5 आउटपुट हो गया ये आपका। यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई MU एंड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, 20 16 12 8 4 0 -4 और -8। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमने किस तरह से इसको डिफाइन किया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है, 10 पर हो रहा है, तो भाई 8 से ऊपर 10 आएगा और 12 से नीचे भी 10 है, तो ये तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। उसके बाद में हमें देखना है यहीं पर हमारा क्या हो गया, ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है,
और हमने सीधा ड्रॉ कर देना है, क्योंकि हमें पता ही है बिल्कुल हमारा किस तरह से आएगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा जो एम है, एम पर बिल्कुल 0 MU पॉइंट ऑफ सेफ्टी हो रहा है ना। 5 पर आकर बिल्कुल 0 हो गया, तो आपको सिर्फ अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देना है। क्लियर है, सिर्फ बहुत इजी सा है, ध्यान से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी की। सेकंड कमोडिटी में क्या है भाई, ठीक है, तो सेकंड कमोडिटी हमें देखनी है। तो सेकंड कमोडिटी में फर्स्ट में हमारा क्या था, प्राइस दे दिया था। अब सेकंड में देखते हैं हम क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटीज and their respective price are equal and MU falls as consumptions increase according to the law of equi marginal utility, कि भाई सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब मिलती है व्हेन रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटी, जब 2 वस्तुओं के MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटीज़, यानी कि 2 वस्तुओं के MU का रेशो और उनसे रिलेटेड जो भी हमारी कमोडिटीज़ हैं उनका रेशो समान हो, या वो जो खपत पर बने हुई हैं। देखो, अगर MU का और 2 कमोडिटीज़ का रेशो इक्वल होगा तो हमारा जो कंजप्शंस है, जो हमारा उपयोग किया जाता है, जो हमारी MU बनी हुई है, जो खपत हो रही है, कंजप्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे MU पर गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि MU हमारा फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जब दोनों चीज़ अगर हमारी समान हो जाएगी तो MU हमारा क्या हो जाएगा, कंजप्शंस हमारा MU फॉल्स एज ए कंजप्शन इंक्रीज, MU फॉल्स होगा और कंजप्शंस हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। तो दोनों वस्तुओं के मामले में सीमांत उपयोगिता को 2 नेसेसरी कंडीशंस से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, कि हम भाई जो भी दोनों चीज़ें हैं हमारी, दो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो प्राइस क्या होगी, दोनों के मूल्य से अनुपात किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका प्राइस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, किस चीज़ का, दोनों चीज़ का। ठीक है, प्राइस इज सेम ऑफ बोथ ऑफ गुड्स, कि भाई जितनी भी हमारी वस्तु है उसके मामले में सीमांत उपयोगिता मूल्य के अनुपात में समान हो। फर्स्ट, वी नो एज कंज्यूमर इन कंजप्शंस ऑफ सिंगल कमोडिटी से वाई इज़ एट इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं कि भाई जो हमारी एक वस्तु है, जो हमारे सिंगल कमोडिटी है, उसकी खपत में एक संतुलन होना चाहिए। तो जब हमारा MU x अपॉन PX, तो इजिकल टू वो क्या हो जाएगा, MUM। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड की बात करें, सिमिलरली कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो जब हमारी सेकंड कंडीशन आती है तो वो क्या हो जाएगा, MUY अपॉन PY इजिकल टू MUM। तो दोनों कंडीशंस को रखते हुए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को रखते हुए हमारी एक कंडीशन बनती है, MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, और इनके साथ में हमारा क्या आ जाता है, MUM। ठीक है, ये कंडीशंस को हमें लर्न करना है और इन्हें अच्छे से रीड करना है। वीडियो तो आप सुनोगे ही, लेकिन आपको ये लर्न भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है भाई, अब ये भी देखना है। इंडिफरेंस कर्व या मैप। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेराइज अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इन इनडिफरेंट। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व में हमें देखना है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, हमें ये ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, और इस इंडिफरेंस कर्व के हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये कॉम्बिनेशन है किसका, 2 गुड्स का, 2 गुड्स और कंज्यूमर इज़ डिफरेंट, यानी कि हमें 2 वस्तुओं के बीच में इनका डिफरेंस करना है और एक ग्राफ के थ्रू हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
तो हमें यही देखना है कि ये हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है फ्रूट्स का, एप्पल एंड बनाना का, PQRST, ठीक है। एप्पल्स A गुड्स और बनाना B गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एप्पल अगर हम 4 रुपये ईच माने और बनाना 2 रुपये ईच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशंस आ जाएगी कि हमें किस तरह से देखना है। इसकी एक पूरी टेबल भी थी, वो इसमें से मिस हो गई शायद, नहीं वो आगे आएगी आपकी इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व आपका सेम इसी तरह से बनेगा, एक्स गुड्स और वाई गुड्स। हमने अभी क्या पढ़ा कि हमें किसके बीच में देखना है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल 1 2 3 4 5 हो गया, बनाना आपका 15 10 6 3 1 हो गया, ठीक है। प्राइस आप रख सकते हो कुछ भी। तो आपको कर्व पर दिखाना है कि आप कर्व पर 2 गुड्स को किस तरह से मेज़र कर सकते हो। नीचे रख लिया हमने एप्पल्स 1 0 1 2 3 4 5, इधर हमारे बनानाज आ गए 15 12 9 6 3 0, ठीक है। एक बनाना है और 15 एप्पल है। तो यहाँ पर P = 1A 1 एप्पल और 15 बनानाज हो गए। फिर Q पर आते हैं, 2A है प्लस 10 B है, क्या हो गया 2 एप्पल्स प्लस 10 बनानाज। फिर R की कंडीशन देखते हैं, 3A प्लस 6B। S की देखते हैं, 4A प्लस 3B 5। उसके बाद आता है आपका S हो गया, S के बाद T 5A प्लस 1B। तो यहाँ पर हमने जो ये कॉम्बिनेशन किया है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, हमारा इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन है, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। बहुत इजी है और आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, इनके साथ में आपको 15 है तो 1 से 15 पर जाना है, फिर आपको 12 पर जाना है, 6 पर जाना है, 3 पर जाना है, देन 1 पर जाना है, ठीक है। स्लोप बन जाएगा आपका ये बिल्कुल ऐसे, क्लियर है। आप इसको बनाकर देखोगे अपनी नोटबुक पर तो आपकी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप रेफर टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवरऑल द बंडल्स ऑफ द 2 गुड्स। यहाँ पर भी सेम वही है कि हमें यहाँ पर 2 गुड्स का देखना है कि 2 गुड्स का जो हमारी इंडिफरेंस मैप है जो रेफ़र करती है फैमिली को इंडिफरेंस कर्व की, और वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस रही है ओवरऑल बंडल्स के अकॉर्डिंग, कि 2 गुड्स का बंडल था तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या रही है। कॉमोडिटी ले ली, एक्स एंड वाई ले लिया, वही हमें सिर्फ लेना है P और A एप्पल हो गया, बनाना हो गया। हमें स्लोप देखना है कि हमारे गुड्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हमारा स्लोप आएगा, ठीक है। इसको भी कर लोगे आप। नेक्स्ट आता है हमारा बजट लाइन। बजट लाइन अब हमारा ये अच्छा है टॉपिक, ठीक है। बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल्स कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। तो बजट लाइन भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। विच कैन बी परचेस्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस, जो प्रत्येक स्तर पर हमारा जो संतुष्टि लेवल होता है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो एक समान होता है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो हमारी इनकम है, इनकम और प्राइस पर डिपेंड होता है वो। दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज़ इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर अपनी लिमिटेड इनकम के साथ में हम अगर एक बजट लाइन हमने ड्रॉ कर ली कि हमारा जो बजट है, आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाते हो और वो बजट आपका 10,000 का है, तो आपने एक बजट लाइन को ड्रॉ कर लिया कि मैं इससे ना तो नीचे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा और ना ही इससे कोई ऊपर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, है ना। तो यहाँ पर एक हमारी बजट लाइन को ड्रॉ कर लिया जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। कि भाई मेरा तो बजट इतना है, मेरी तो इनकम के अकॉर्डिंग इतना सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए कि जो 10,000 में मेरा प्रोडक्ट आ जाए और मैं उससे मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाऊं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन,
ठीक है। और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम टू गुड्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। मीन्स आपको 10,000 की आपकी बजट लाइन है और आपको ए प्रोडक्ट ए दिखाया है और दूसरा प्रोडक्ट बी दिखाया है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे कि भाई मेरे पास 2 गुड्स हैं, मेरी बजट लाइन ये है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कौन सा लेना चाहिए। तो आप कौन सा लोगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होगे। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ बजट लाइन। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आपको दिखाने, एक्सप्लेनेशन दिखानी है बजट लाइन की। सपोज अ कंज्यूमर हैज़ अ बजट ऑफ 20 टू बी स्पेंड ऑन 2 कॉमोडिटीज़। आपका बजट है 20 रुपीज़ का और आपको वो स्पेंड करना है 2 कॉमोडिटीज़ में, एप्पल ए एंड एप्पल बनाना बी, ठीक है। इफ़ एप्पल इज़ प्राइस एट 4 ईच एंड बनाना इज 2 ईच। एप्पल कितने का है, 4 रुपये का एक है और बनाना आपका 2 रुपीज़ का। देन द कंज्यूमर कैन डिटरमाइन द वेरियस कॉम्बिनेशंस बंडल्स। तो हमें इनके बंडल्स बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस देखना है। द पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ स्पेंडिंग इनकम ऑफ ₹20 आर गिवन। अब यहाँ देखते हैं हमें किस तरह से हम 20 रुपीज़ को हमने मेज़र किया हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल्स एंड बनानास। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया EFGHIJ, ठीक है। एप्पल्स कितने का है, 4 ईच का हमने लिख दिया और बनाना कितने का है, 2 ईच का, ठीक है। मनी स्पेंट और इनकम हमें लिखनी है जिसका हमने एक कॉलम बनाया हुआ है। 4 ईच का एप्पल है, एप्पल कितना है, यहाँ पर ई ने जो परचेज़ किए हैं वो कितने किए हैं, 5 किए हैं। रुपीज़ कितने हैं, 4 का एक है, 5 × 4 प्लस सेकंड का कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पर ई ने नहीं परचेज़ किया और प्राइस कितना है, 2 आ गया, टोटल 20। 5 × 4 20 और 0 × 2, ठीक है, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा, 4 है प्राइस और 4 ही ईच है, प्लस 2 × 2 क्योंकि 2 ही कॉमोडिटी और 2 ही प्राइस है, 20 हो गया। 3 × 4 और प्लस 4 × 2, ठीक है। 2 × 4 और 6 × 2 20 हो गया। 1 × 4 और 8 × 2 20 हो गया। 0 × 4 और 10 × 2 20 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमने 20 रुपीज़ थे हमारे पास, कॉमोडिटी 2 परचेज़ करनी थी, लेकिन हमारा जो मनी स्पेंट इज इक्वल टू इनकम आ रहा था वो एवरी कंडीशंस में 20 ही आ रहा था, क्योंकि हमारी बजट लाइन क्या थी, 20 की थी, ठीक है। कि भाई अगर आप बच्चे को 10 रुपये देते हो तो वो क्या सोचेगा, 10 रुपये में ही तो परचेज़ करना सोचेगा ना वो। तो हमारे पास 20 रुपये थे और हमने 20 रुपये में ही हमारा जो आया, हमने अपना मनी को स्पेंड किया है और उसी के बेसिस पर हमने खर्च किया। क्योंकि अगर वो चीज़ 4 रुपये की थी तो हम उसको कम खरीदेंगे और अगर वो 2 रुपये की है तो हम उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं, है ना। तो ये हमारे एक बजट लाइन पर डिपेंड करता है। अब इसी तरह से आप इसका कर्व देखिए, बजट लाइन का 0 1 2 3 4 5 ये हमारे हो गए आउटपुट, या आप इसको एप्पल्स भी मान सकते हो। यहाँ पर हमारे बनानास आ गए, है ना, 10 8 6 4 2 0, ठीक है। अब आप यहाँ इसे ड्रॉ हमने जो किया है वो नीचे से लिया है, JIHGFE, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशंस बिल्कुल सही बैठती है, पॉइंट डी इंडिकेट किया जाता है इनकम इज़ अंडर स्पेंड, कि जितनी हमारी इस इनकम को स्पेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर तो हमारी बजट लाइन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कंडीशंस हमारी बिल्कुल इक्वल है तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर एप्पल्स और बनाना के अकॉर्डिंग बना सकते हो इसको, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बजट लाइन कही जाती है तो आप इसमें वीडियो को सुनना और इसमें जिस तरह से बताया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है और अपनी बुक में भी एक बार अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है, तभी आपकी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, तो आप अपनी प्री मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करिए क्योंकि आपके प्री मिड टर्म एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। होप सो आपकी ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आपके पास जो वीडियो पहले आई हैं उन्हें भी ध्यान से सुनना है और जो वीडियो ये अब आएगी आपके पास इसको भी आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रॉपर वे में अपने नोट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ गुड डे।